के तत्व पर अध्ययन करेंगे। शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत शब्दों की रचना करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आदि आते हैं। तो इन सभी में रचना की अपनी अपनी नियम व्यवस्थाएं होती हैं, जिन सामान्य नियम शर्तों के अंतर के अनुसार सभी को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, जिसमें शब्द रचना के प्रथम तत्व का नाम है संधि। आज इस प्रकरण पर हमें चर्चा करना है। संधि क्या है? संधि शब्द को आप लोग जानते हैं। संधि का माने होता है जोड़। समास की क्रिया में भी जोड़ने की क्रिया होती है, उपसर्ग में भी जोड़ने की क्रिया होती है, प्रत्यय की जोड़ने की ही क्रिया करता है। लेकिन जोड़ने की क्रियाओं में जो है अलग अलग अंतर होता है। तो संधि जो होती है, इस संधि में कुछ शर्तें इस प्रकार होती हैं, इसलिए इसको हम परिभाषित करते हैं कि जब दो पदों को परस्पर हम जोड़ते हैं तो पास पास आने वाले गानों के रूप में विकार पैदा होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन की यह क्रिया ही संधि कहलाती है। जैसे ही हम दो पदों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके पास पास आने वाले गानों के रूप में विकार पैदा होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन की यही प्रक्रियाएं संधि कहलाती हैं। जैसे हम दो पदों को जोड़ रहे हैं, विद्या धन आलय। दोनों पदों में जोड़ने की प्रक्रिया में प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद के आरंभ का आ जो है आपस में जुड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों मिलकर के एक आ का निर्माण किया और यह रूप जो है विद्यालय बना। तो इस तरीके से जब हम दो पदों को आपस में जोड़ते हैं और संपर्क में आने वाला जो निकटतम वर्ण है, अगर उसमें विकार पैदा हो गया, परिवर्तन आ गया, तो इसी परिवर्तन को हम संधि कहेंगे। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो यह संधि नहीं हो सकती है, बल्कि समास होगा, उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा। तो संधि की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जब दो पदों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके पास पास आने वाले वर्णों के रूप में विकार पैदा होता है या परिवर्तन होता है, जिसको संधि कहते हैं। इस होने वाले विकार के आधार पर ही संधि के तीन भेद हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 भेद का नाम है स्वर संधि। जब स्वर का स्वर से मेल होकर विकार पैदा हो, परिवर्तन हो, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। जबकि दूसरा भेद जो इसका है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में प्रथम पदांत का जो वर्ण होगा वो व्यंजन ही होगा, और दूसरे पदार्थ में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, और दोनों परस्पर मिल करके अगर अपने रूप को परिवर्तित कर ले तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा परिवर्तन का आधार विसर्ग के आधार पर होता है, इस आधार पर इसको विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग का मेल स्वर से हो या व्यंजन से हो और विसर्ग के रूप में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम स्वर संधि के विषय पर चर्चा करते हैं, जिसमें स्वर का स्वर से मेल होने के बाद उनके रूप परिवर्तित होते हैं, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, जिसमें प्रथम भेद का नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जिसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि जिसमें सूत्र लिखा गया है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे
हमारे दीर्घ सूत्र की व्याख्या है कि अक प्रत्याहार के बाणों के बाद कोई सजाती स्वर आता है तो दीर्घ हो जाता है, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। प्रथम पदांत में अक प्रत्याहार का कोई गण हो, दूसरे पदार्थ में सजाती कोई स्वर हो। सजाती का माने सवर्णी स्वर, जैसा स्वर प्रथम पदांत में है वैसा ही स्वर अगर दूसरे पदार्थ में आता है तो दोनों का परस्पर मिलन जो है एक दीर्घ का निर्माण करता है। अब इसमें जानने का विषय है कि अक क्या है। अक जो है एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार को आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। प्रत्याहार क्या है? माहेश्वर सूत्र जो है उनसे प्रत्याहार बनाने की विधि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, जिसमें 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और 14 माहेश्वर सूत्रों में से जो प्रथम 4 सूत्र होते हैं वह अच कहे जाते हैं, वह स्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे जो है यह सूत्र बना हुआ है। इसमें पहला सूत्र होता है अ ई उर, दूसरा सूत्र है री लिक, तीसरा सूत्र है ए ओंग, चौथा सूत्र है ऐ औच, इन 4 सूत्रों को स्वर संधि पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही संधि जो है अच संधि भी कही जाती है। प्रत्याहार बनाने का नियम ये होता है, जैसे हम अक प्रत्याहार लिखा है तो प्रत्याहार बनाने का नियम है कि पूरे सूत्रों में से कहीं से हम एक पूर्ण स्वर को लेते हैं और एक जो है हलंत युक्त वर्ण को लेते हैं और उनसे बड़ा हुआ वर्ण जो है प्रत्याहार कहलाता है, जो अपने बीच गमन करने वाले वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यहाँ से अ को लिया और यहाँ से क को लिया तो अक प्रत्याहार बना, उसी तरह अ और च को मिला दिया तो अच प्रत्याहार बना, जिससे जो है पता चलता है कि 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के सूत्रों में जितने वर्ण गमन कर रहे हैं 9 स्वर जो है संस्कृत साहित्य में होते हैं। तो अक का मतलब है कि यहाँ से अ को लिया गया और यहाँ से क को लिया गया, जिससे अक प्रत्याहार बना। तो अक प्रत्याहार का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो है अ ई उ री और री इतने स्वर आते हैं। जो यह प्रत्याहार बता रहा है इसके अंतर्गत अ ई उ री ली इतने स्वर आते हैं। तो हमारा इस सूत्र कह रहा है कि प्रथम पदांत में इन स्वरों में से कोई एक हो, अ हो, ई हो, उ हो, री हो, ली हो, और दूसरे पदार्थ में सजाती स्वर हो। सजाती स्वर का मतलब है कि जो स्वर जो है पहले पद के अंत में है वैसा ही स्वर जो है लघु हो चाहे दीर्घ हो दूसरे पदार्थ में हो, तो उन दोनों का परस्पर मेल जो है एक दीर्घ का निर्माण करेगा। जैसे विधान ईस, विधान ईसा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रथम पदांत में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, दूसरे पदार्थ में बड़ी है, इसलिए शर्तानुसार जो है दोनों सजाती हैं। इसलिए ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो है ऐसा हमारा सूत्र कहता है अतः सवर्ण दीर्घ। अब प्रत्याहार के बाद जब भी सजाती स्वर आएगा तो एक दीर्घ का निर्माण करेगा। तो दोनों ई की मात्राएं दीर्घ ई में परिवर्तित हुई, इसलिए हम लिख सकते हैं ब पर हलंत हो गया, क्योंकि इसकी ई की मात्रा जो है यहाँ ले लिया गया और यह बड़ी ई की मात्रा यहाँ लेकर दोनों के योग से बड़ी ई का निर्माण किया गया। इस
हलंत को हटाएंगे और इस पर बड़ी की मात्रा संयुक्त करेंगे और यहाँ बचा हुआ जो व्यंजन है स और विसर्ग, कविसर, कविधन ईस बराबर कविसर। इस तरीके से दोनों सजाती स्वर मिलकर के एक दीर्घ का निर्माण कर दिए। अब व और जो है बड़ी ई की मात्रा संयुक्त है। फिर उसी तरह से दूसरे सजाती स्वर की क्रियाएं कर सकते हैं। बधु, धन, उत्सव। प्रथम पदार्थ में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, दूसरे पदार्थ में उसी का सजाती स्वर छोटा ऊ है, तो दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। इस तरीके से अब इसको हम लिख सकते हैं बधोत्सव। तो जो भी सजाती स्वर इस तरीके की क्रिया करेंगे उस आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा जो है स्वर है री की मात्रा है मातृ, धनविडम। यहाँ प्रथम पदांत में भी री है और दूसरे पदारंभ में भी री है, इसलिए दोनों की मिलकर के एक दीर्घ री का निर्माण करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं मातृडम। कहने का मतलब यह है कि अकल सबाड़े दीर्घ, जब भी अप्रत्याहार के वर्ण अ, ई, उ, री, ली के बाद सबाड़ी स्वर आएगा, सजाती स्वर आएगा, तो दोनों का परस्पर में एक दीर्घ का निर्माण करेगा। इस तरीके की संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। फिर इसका दूसरा भेद शुरू होता है गुण संधि। जिसका सूत्र है आरूढ़। यह सूत्र कहता है कि प्रथम पदांत में आद, आद का मतलब है आद धन गुण, आद धन गुण। आद का माने है अ या आ। आद के अंतर्गत अ और आ आते हैं, तो यह आद गुण सूत्र में यह बताता है कि प्रथम पदांत में अ हो या आ हो, दूसरे पदारंभ में अगर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो इन दोनों के योग से ए बनेगा। इन्हीं आद के बाद अगर छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, तो दोनों के योग से ओ बनेगा। और इसी आद के बाद अगर छोटी भी है या बड़ी भी है, तो इससे अर्थ बनेगा। और इन्हीं के बाद अगर जरी आती है, तो इसका अल बनेगा। ऐसी संधि को गुण संधि कहते हैं, जिसमें आद गुण सूत्र में बताता है आद धन गुण। आद का माने है अ या आ। प्रथम पदांत में अ हो चाहे आ हो, दूसरे पदारंभ में छोटी हो या बड़ी हो, तो दोनों का परस्पर मेल एक का निर्माण करेगा। फिर इसी तरीके से स्वर जो है प्रथम पदांत में ऐसे हो और दूसरे पदारंभ में उ हो तो उसका ओ होगा, री हो तो अल होगा, री है तो अल होगा। ऐसी संधि को हम गुण संधि कहेंगे। जैसे इसको हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, नर धन ईसा। प्रथम पदांत में जो र पड़ गए, इसका विच्छेद करने पर पता चलता है कि र का माने है
जैसे ही व्यंजन से हम स्वर निकाल लेते हैं, हमारा व्यंजन वर्ण जो है हलंत युक्त हो जाता है। तो नर ध्वनि ईसा ने र से अ को हमने निकाल लिया। र की आखिरी ध्वनि जो है वो अ ही है और इसके बाद दूसरे पदार्थ में बड़ी है, इसलिए अ धन ई बराबर जो है नियमानुसार ए में परिवर्तन हुआ। अब इसको हम जोड़ सकते हैं। नर र पर हलंत लगाया जाएगा क्योंकि इसकी अ की मात्रा जो है इससे निकाल ली गई है और इन दोनों के योग से अ और ई से ए बन रहा है। अब जैसे ही ए की मात्रा र पर संयुक्त करेंगे इसका हलंत हटेगा और दूसरे पदांत का आखिरी वर्ण जो है स बचा, उसको लिख सकते हैं नर धन ईसा बराबर गणेश। इस तरीके से गण धन ईसा बराबर गणेश। फिर ऊ की क्रिया कराते हैं। महा धन उत्सव, दूसरे पदार्थ में ऊ है, प्रथम पदार्थ में आ का स्वर लगा हुआ है। आ के बाद ऊ आ रहा है, इसलिए नियमानुसार आ धन ऊ बराबर ओ होता है। इसलिए इस शब्दों को जोड़ सकते हैं। मां ह से स्वर निकल गया है, इसलिए ह पर हलंत लगेगा और ओ की मात्रा इनके संयोग से बन रही है, इसलिए ओ की मात्रा संयुक्त किया और महाधन उत्सव बराबर महोत्सव शब्द की सर्जना हुई। इस तरीके से री की मात्रा है उसका संयोग करा सकते हैं। महाधन ऋषि, प्रथम पदार्थ में आ लगा हुआ है, दूसरे पदार्थ में री है, इसलिए आ और टी दोनों के संयोग से अर बनेगा। अब इसको जोड़ सकते हैं। मां और हा पर हलंत लगेगा क्योंकि स्वर विहीन व्यंजन है और जैसे ही अर इसमें जोड़ा जाएगा, ह में अ जोड़ते ही ह पूरा हो जाएगा, हलंत इसका हट जाएगा और बचा हुआ जो रेत है इसको लिख सकते हैं और आखिरी वर्ण जो है सी है। महाधनिष बराबर महर्षि। इसी को रेत को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके की शर्तों का अनुपालन करने वाली संधि को हम गुण संधि कहते हैं, जिसमें आस के बाद जब भी ई आती है तो उसका ए बनता है, आस के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, री का अर बनता है और री का अल हो जाता है। निरीधन आकृति, निरीधन आ, प्रथम पदांत में आत ही होना चाहिए, इसलिए तव धन लिकार तो में प्रथम पदांत व में अ लगा हुआ है जो आत है, दूसरे पदार्थ में निरी है, इसलिए नियमानुसार जो है आत के बाद निरी आई है, इसलिए इसका बनेगा अल। अब इसको जोड़ सकते हैं तो वह पर हलंत लगेगा, अल का स्वर संयुक्त होते ही हलंत हटेगा और ये आत्मा ल है। और इधर री है तो और ये आत्मा ल और कारक तो धनिकारक बराबर तवलकारक। तो इस तरीके से प्रथम पदार्थ में आत माने अ हो या आ हो, दूसरे पदार्थ में
उसका ए बनेगा, ऊ हो तो ओ बनेगा, री है तो अर बनेगा, री का अल हो जाएगा। ऐसी संधि को हम गुण संधि कहते हैं। फिर इसी का तीसरी संधि है यण संधि। स्वर संधि के तीसरे भेद का नाम है स्वर यण संधि, जिसका सूत्र है इको एड़च। इको एड़च। जैसे बच्चों पहले हम अक प्रत्याहार को देखे हैं, उसी तरह से जो है इको एड़च सूत्र में यह क्या है, यह भी एक प्रत्याहार है। तो बता रहा है कि इक प्रत्याहार के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो इन दोनों का योग यण का निर्माण करेगा। अब इक क्या है, इसको माहेश्वर सूत्र के जो है सूत्रों से हम देख सकते हैं। अ इ उड़ री ऋ ए ओंग ऐ औच। तो प्रत्याहार बनाने के नियम है कि इक का मतलब है कि प्रथम सूत्र के दूसरे स्वर को इ को लिया गया है, फिर जो है दूसरे सूत्र के अंतिम इत संज्ञक शब्द का को लिया गया है। तो इक का मतलब है कि ई उ री ऋ, ये तीन स्वरों का इसमें गमन हो रहा है। ई उ री और री। ई उ री री चार स्वरों का योग इक प्रत्याहार के अंतर्गत हुआ। तो पहली शर्त के अनुसार हमारे पहले पदार्थ में इक प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, चाहे ई हो, उ हो, री हो और री हो। यह इक प्रत्याहार के स्वर हैं। और दूसरी शर्त हमारी ये बताती है कि दूसरे पदार्थ में कोई विजातीय स्वर हो। विजातीय स्वर का मतलब है कि असवर्णी हो, इनके जात से भिन्न हो। तो इन दोनों का परस्पर जो मेल होगा यण का निर्माण करेगा। यण का माने कि यण भी एक प्रत्याहार है। अब यह व्यंजन है। यण के अंतर्गत य, व, र और ल, ये चार व्यंजन बनाते हैं। प्रथम पदारंभ में ई उ री ली आए और उसके दूसरे पदारंभ में प्रथम पदांत में ई हो, उ हो, री हो, ली हो और दूसरे पदारंभ में कोई विजातीय स्वर हो, तो इन दोनों का परस्पर मेल जो है यण का निर्माण करेगा। यण का माने है य, व, र, ल। कहने का मतलब है कि क्रमशः इन गणों का ई का य बन जाएगा, उ का व बन जाएगा, री का र और ली का ल हो जाएगा। इसको हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। और इस बने हुए पद में विजातीय स्वर जोड़ दिया जाता है, यानी दूसरे पदार्थ का स्वर जो है बने हुए पद में जोड़ दिया जाएगा। जैसे शब्द है मधुधन अली, यहाँ उ की मात्रा जो है यह हमारे इक प्रत्याहार का दूसरा स्वर है और दूसरे पदार्थ में और स्वर है जो उ का विजातीय है, इसलिए शर्तानुसार उ का हुआ बनेगा जो हलंत युक्त है। लेकिन दूसरी शर्त हमारी ये बता रही है कि दूसरे पदार्थ का जो विजातीय स्वर है बने हुए पद में जोड़ दिया जाएगा, बने हुए वर्ण में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही आपका स्वर इसमें जोड़ेंगे वह पूरा हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, मां ध से उ की मात्रा हट गई, जो व में परिवर्तित हुई, इसके ध आधा हुआ और उ का व बन गया। और यहाँ री बची हुई है, इसको लिख सकते हैं तो मधुधन अरी बराबर मधुरी। अब इस तरीके से उ की मात्रा जो है व्यंजन व में परिवर्तित हुई, इसलिए यह स्वर विहीन होकर के ध आधा हो गया।
तो इस संधियों की पहचान में हम देख सकते हैं कि य और र अगर किसी शब्द के मध्य में हो और उससे पहले कोई वर्ण आधा दिखाई दे रहा हो तो यह यण संधि की यह पहचान होती है। फिर उसी तरह से दूसरी क्रिया करा सकते हैं। नी शब्द है, नी धन उन, इसमें नी में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, दूसरे पदार्थ में बड़ा ऊ है। नियमानुसार यह विजातीय स्वर है, इसलिए ई का य बनेगा और ऊ की मात्रा इसका संयुक्त हो जाएगी नी धन ऊ बराबर ऊ। इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं, न से हमने स्वर हटा दिया इसलिए न हमारा आधा हो गया और दोनों स्वरों के योग से यू बना है, इसको लिख सकते हैं और यहाँ न बचा है नी धन उन बराबर न्यू। फिर इसी तरीके से री का स्वर है, मातृ शब्द है, मातृधन आज्ञा, प्रथम पदांत में री का स्वर संयुक्त है, दूसरे पदार्थ में विजातीय स्वर आ है, इसलिए नियमानुसार री का रेट में परिवर्तन होगा और आ की मात्रा इस पर संयुक्त होगी, हलंत घटेगा। री धन आ बराबर आ और इसको हम लिख सकते हैं मां त से री की मात्रा हट गई इसलिए त हमारा आधा हो गया और दोनों स्वरों के योग से रा बना है, लिख सकते हैं। और यहाँ ज्ञान मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार री का रेट में परिवर्तन को और उसी तरह से लिरी है, लिरी धन आकृति, लिरी के बाद विजातीय स्वर आ आया हुआ है, इसलिए लिरी का ल बनेगा और आ की मात्रा संयुक्त होगी तो यह ला हो जाएगा और हमारा पद बनेगा लाकृति। तो इस तरीके से नियम शर्तों के अनुसार जो है संधि करना हो या विच्छेद करना हो, दोनों क्रियाएं नियम शर्तों के अनुपालन में हम कर सकते हैं, जिसका सूत्र है इको एच, जो यह बता रहा है कि इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद जब भी कोई विजातीय स्वर आता है, इन स्वरों से भिन्न स्वर आता है, असवर्णी स्वर होता है, तो इस इक प्रत्याहार के वर्णों का यण प्रत्याहार के वर्णों में परिवर्तन होता है और विजातीय स्वर उनमें संयुक्त हो जाते हैं। ऐसी संधि को हम यण संधि कहते हैं। पुनः स्वर संधि का चौथा भेद है वृद्धि संधि। जिसका सूत्र है वृद्धिरेच, वृद्धिरेच, वृद्धिरेच में एच लगा हुआ है, जो ये बता रहा है कि एच दूसरे पदार्थ में एक प्रत्याहार का वर्ण हो और प्रथम पदार्थ का जो वर्ण है वह दूसरे सूत्र से लिया गया है, जिसका माने है आ। पाणिनि के शर्तानुसार कभी कभी जो है दूसरे सूत्र के संयोग से सूत्र की व्याख्या करते हैं, जो यह व्याख्या हमारी बता रही है वृद्धिरेच, वृद्धि धन एच, जो बता रहा है कि पहले पदांत में पहले पद के अंत में आत हो, आत का माने है अ हो चाहे आ हो, और दूसरे पदार्थ में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। एच प्रत्याहार के वर्ण में हम देख सकते हैं
ए ओ ऐ औ आता है। तो यक्ष का वृद्धि हो जाती है। प्रथम पदांत में आत हो और या आ हो, दूसरे पदांत में यक्ष हो, ए ओ ऐ औ में से कोई स्वर हो, तो इस यक्ष का वृद्धि हो जाती है। यानी ए का ऐ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं तथा धन एव। प्रथम पदार्थ में आत का स्वर आ लगा हुआ है, दूसरे पदार्थ में स्वर ए है, इसलिए शब्दानुसार ए में वृद्धि होगी और यह एच जो है हमारा ऐ में परिवर्तित होगा। तो आ धन ए बराबर ऐ, इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं। त थ पर हलन लगेगा क्योंकि आ की मात्रा इसे छीन ली गई, और अ की मात्रा जैसे इस पर संयुक्त करेंगे हलन घटेगा और बचा हुआ हुआ इसमें जोड़ दिया जाएगा। तथा धन ए बराबर तथा। तो इस तरीके से आत के बाद जब ए आएगा तो उसका ऐ होगा, ऐ आएगा तब भी ऐ होगा। लेकिन जब इसी के बाद ओ आता है तो उसका औ हो जाता है। जैसे महाधन औषधि, आ के बाद ओ स्वर आया हुआ है, इसलिए नियम के अनुसार आ धन ओ बराबर औ, इसलिए पद बनेगा महाऔषधि। अब भ पर औ की मात्रा संयुक्त होगी, तो इस तरीके से महाधन औषधि आ और ओ दोनों के संयोग से औ बना, और इस तरीके से ओ का औ हो गया महाधन औषध बराबर महाऔषधि। तो ऐसे नियम शर्तों का जिसमें प्रयोग किया जाता है उस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं, जो ये बताती है कि प्रथम पदार्थ में आत हो, आत का तात्पर्य है अ हो या आ हो। पहले पद के अंत में अ हो या आ हो, दूसरे पदार्थ में ए हो, ओ हो, तो ए का ऐ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। ऐसी संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयात संधि, जिसका सूत्र है एचो ऐ वायावः। एचो ऐ वायावः सूत्र ये बताता है कि प्रथम पदांत में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, दूसरे पदार्थ में कोई स्वर हो, तो यक्ष का ऐ औ आय और आओ में परिवर्तन होगा। एचो ऐ वायावः सूत्र बता रहा है कि संधि के प्रथम पदांत में यक्ष प्रत्याहार का कोई स्वर हो और दूसरे पदांत में कोई स्वर हो, तो यक्ष प्रत्याहार का स्वर जो है क्रमशः ऐ औ आय आओ में परिवर्तित होगा। जैसे यक्ष प्रत्याहार का वर्ण होता है ए ओ ऐ औ। शर्त बता रही है कि इन स्वरों के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का ऐ बनेगा, ओ का औ बनेगा, ऐ का आ बनेगा, औ का औ बनेगा।
ने धन अन। अब यहाँ एक ही मात्रा पहले पद के अंत में संयुक्त है, दूसरे पदार्थ में स्वर अ है, इसलिए शर्तानुसार एक का अय बनेगा और दूसरे पदार्थ का स्वर इसी निर्मित पद में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए अ जैसे ही यह में जुटेगा हलन घटेगा और अय पूरा होगा। और इस तरीके से इन पदों को हम जोड़ सकते हैं। ना पर हलन लगाया जाएगा क्योंकि एक मात्रा इसकी हटा दी गई है। दूसरे पदार्थ में अ की मात्रा है, इसलिए जैसे ही अ की मात्रा से जुटेगी हलन छटेगा और यहाँ यह बनेगा और फिर न को जोड़ दिया ने धन अन बराबर न। उसी तरह से दूसरे पद को हम जोड़ सकते हैं। सय धन अकर अय की मात्रा के बाद अ आया हुआ है, इसलिए अय का आय बनेगा और अ की मात्रा इसमें जुटेगी हलन नहीं लगेगा और यह बनेगा स पर हलन लगा है, आ की मात्रा संयुक्त होगी हलन हटेगा और य और का सय धन अका बराबर साय का। इस तरीके से गय धन अका बराबर काय का बनेगा। फिर उसी तरह से प्रथम पदांत में अगर ओ की मात्रा हो, ओ धन अन, ओ के बाद अ आ रहा है, इसलिए ओ का अय औ बनेगा और अ की मात्रा जैसे ही वह में जुटेगी हलन छटेगा। ओ धन अ बराबर औ। इस तरीके से प पर हलन लगेगा क्योंकि ओ की मात्रा इसे हटा दी गई है और इसे बना हुआ दोनों स्वरों के योग से जो अ है, प में अ जुटेगा हलन घटेगा और यह व और ना ओ धन अन बराबर पवन। पुनः औ की मात्रा है पौ धन अतः, औ के बाद विराती स्वर जो है अ आया हुआ है, इसलिए औ का आव बनेगा और अ के जुड़ते ही वह का हलन कट जाएगा, आ हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं प हलन है, आ की मात्रा संयुक्त होगी हलन घटेगा और ये वह है और क्या पौ धन अतः बराबर पाव का। इस तरीके की संधि को हम अयान संधि कहते हैं, जिसकी शर्त ये होती है कि पहले पद के अंत में यच प्रत्याहार का वर्ण होगा, माने ए होगा, ओ होगा, अय होगा और होगा। दूसरे पदार्थ में कोई स्वर आता है तो इस यच प्रत्याहार के स्वरों का क्रमशः अय, औ, आय, औ में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है ए का अय, ओ का औ, अय का आय, औ का आव हो जाता है। ऐसी संधि को हम अयान संधि कहते हैं। इस प्रकार अगली संधि है पूर्वरूप संधि, जिसका सूत्र है एम पदांतादति। एम पदांतादति जो यह बताती है कि पहले पद के अंत में कोई एक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और दूसरे पदार्थ में अ आता हो तो एम का पूर्वरूप हो जाता है।
पहले पद के अंत में एंग हो, एंग का माने है ए हो या ओ हो, ऐ हो या अ हो, और दूसरे पदारंभ में अ हो, तो अ को हम अवग्रह से लिखते हैं, पूर्वरूप इसका हो जाता है, यानी ए और ओ के प्रतिरूप में जो है यह परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं हरे धन अव। पहले पद के अंत वाले पद में ए की मात्रा लगी हुई है जो एक प्रत्याहार का स्वर है, और दूसरे पदार्थ में अ आया हुआ है, इसलिए पूर्व रूप शब्द के शब्द के अनुसार यह जो है हरे, और यह हमारा एक की मात्रा और एक की मात्रा के अनुरूप जो है अ को अवग्रह से लिखते हैं हरे अव। अ का इस अवग्रह से सूचित होना जो है यह पूर्वरूप संधि होती है। इसी तरह से ओ की मात्रा है विष्णु धन औ बराबर विष्णु, अ को अब हम अवग्रह से लिखेंगे विष्णु अ। इस तरीके से ए और ए ओ के पूर्वरूप में परिवर्तित होकर के अ को अवग्रह से लिखना ही पूर्वरूप संधि का प्रतिरूप होता है। फिर इसी का दूसरा भेद है पररूप संधि। जिसका सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र ये बताता है कि पहले पदांत में आकारांत विसर्ग हो, दूसरे पदारंभ में ए हो या ओ हो, तो इसका पररूप हो जाना। पहले पदांत में अगर अकारांत युक्त विसर्ग है और दूसरे पदारंभ में एन की प्रत्याहार के अगर स्वर हैं तो इनका पररूप हो जाता है। पररूप का तात्पर्य है कि इस अकारांत विसर्ग के स्थान पर ए है तो ए हो जाता है, ओ है तो ओ हो जाता है, दोनों के स्वर जो है क्रमशः जुड़ जाते हैं। जैसे प्र अकारांत उपसर्ग है, प्र अकारांत उपसर्ग है जिसका अंतिम वर्ण अ है, और इसके बाद जो है एगते धातु है जिसमें यह जुड़ने के बाद इसके अ और ए के स्थान अ का स्वर समाप्त होकर के ए के स्वर को संयुक्त करता है, और इस तरीके से प्रेरिते बना। उसी तरह से प्र अकारांत उपसर्ग है और दूसरी धातु जो है एंग से युक्त है। इस तरीके से अ की मात्रा को हटाकर प्र पर जो है ओ की मात्रा संयुक्त करते हैं और संधि बनता है, जिसको हम पररूप संधि के नाम से जानते हैं।